नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आधुनिक भारत में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने ये जो सीरीज़ शुरू की है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, इसमें मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से हर पहलू पे जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से भारत में यूरोप के लोग व्यापार किया करते थे और किस तरीके से भारत में इनका आगमन हुआ और कैसे कैसे इन्होंने जो है भारत को अपनी जो है चंगुल में जकड़ लिया। इन सारी बातों पर मैं बहुत प्रकाश डालूंगा। आप बस जुड़े रहिए और दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। देखो दोस्तों, प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए थे और मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई रास्तों से हुआ करता था। इनमें से एक रास्ता फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था। यानी जो एक मार्ग था वो था फारस की खाड़ी, जिसके रास्ते से ये व्यापार किया करते थे और ये समुद्र के रास्ते होता था। वहाँ से फिर इराक और तुर्की होकर जमीन के रास्ते एवं आगे समुद्र के जरिए वेनिस और जिनेवा तक जाता था। एक दूसरा मार्ग लाल सागर से होकर मिस्र के सिकंदरिया तक थल मार्ग और वहाँ से समुद्र के जरिए वेनिस और जिनेवा पहुँचता था। एक और रास्ता था। ये जो तीसरा रास्ता था वो कम प्रचलित हुआ करता था और ये थल मार्ग होता था, जो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दर्रों से होकर मध्य एशिया, रूस तथा बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। तो इस तरीके से ये 2-3 मार्ग हुआ करते थे, जिससे जो है भारत और यूरोप के बीच व्यापार हुआ करता था। तो इस प्रकार से भारत को यूरोप से मिलने वाले जो 2 समुद्री मार्ग थे, उनमें पहला था फारस की खाड़ी से होकर एवं दूसरा था लाल सागर से होकर। तो 2 मुख्य समुद्री मार्ग थे। इनमें से जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था वो ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कोहरे के कारण बहुत ही दुष्कर हुआ करता था और बहुत ही कठिन वो साबित होता था। तो इसलिए फारस की जो खाड़ी वाला मार्ग था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतावली व्यापारियों के एकाधिकार में था। यह व्यापार पूर्वी देशों के गरम मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था और क्योंकि गरम मसालों की यूरोप में बहुत मांग थी, तो ये मसाले जो होते थे ये यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब सर्दियाँ होती थी, यानी जाड़े जिसको हम बोलते हैं, तो इन जाड़ों में नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर ही ये लोग जिंदा रहते थे। यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो मांस होता था और उसमें जब नमक और काली मिर्च डाल दी जाती थी, तो ये उनका एक तरीके से जिंदा रहने के लिए बहुत ही मुख्य भोजन हुआ करता था। अब मैं बात करूंगा सन 1453 ईस्वी की। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था और इस कारण से जो पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग था वो भी इन तुर्कों के अधीन हो गया था और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की जो सुविधा थी उसको देने से इनकार कर दिया था। तो यानी अब एक तरीके से देखें तो जो तुर्कों का ये रास्ते पर अधिकार होना था, ये इस व्यापार को काफ़ी बाधा पहुंचा रहा था। पहले वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। इस कारण यूरोप के नवीन राष्ट्र जैसे स्पेन और पुर्तगाल
व्यापार के बहिष्कृत से, यानी ये जो नए राष्ट्र थे स्पेन और पुर्तगाल, इनको जो है व्यापार करने में काफ़ी कठिनाई हुआ करती थी। लेकिन गरम मसाले के महत्व और भारत के विख्यात वैभव के लोभ से पूरब के साथ व्यापार करने को ये लालायित थे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए नए और अपेक्षाकृत कम जोखिम भरे मार्ग ढूंढने आरंभ कर दिए थे। और ये लोग अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर तथा तुर्की के झगड़े से बचकर पूरब के देशों से सीधे व्यापार संबंध कायम करना चाहते थे। इसीलिए जो नए नए मार्गों की खोज होनी शुरू हुई वो इसी कारण से हुई थी। तो दोस्तों इसी वजह से जो है अब नए नए मार्ग जो है ढूंढने की शुरुआत होने लगी। और ये जो लोग थे ये इस मामले में बहुत ही जो है उम्दा थे, यानी इनमें वो कैपेबिलिटी थी कि नए मार्गों की खोज कर सकते थे। अब जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो बात करूँगा 15वीं सदी की। 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में काफ़ी प्रगति हुई और इसकी वजह से यूरोप के पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में उद्यम की भावना पैदा कर दी। और दोस्तों इसी के चलते जो है एक नए यंत्र की जो है आविष्कार हुआ जिसका नाम था कुतुब नुमा, जिसे दिशा सूचक भी कहते हैं, जो दिशा का ज्ञान कराता है। और इस कुतुब नुमा दिशा सूचक यंत्र की आविष्कार से जो है अब रास्तों में थोड़ा सा सहूलियत होने लगी। नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल अग्रणी था। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने बहुत प्रयास किए और भौगोलिक खोजों का कार्य आसान करने में मदद की। दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन कैसे होता है। अपने अगले पार्ट में मैं और नई इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप जुड़े रहिए। ये सीरीज़ लंबी चलने वाली है और मैं आपको आधुनिक भारत से संबंधित हर पहलू पे अपनी जानकारी दूंगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहना। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक आपका दिन शुभ हो और हमेशा खुश रहें आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।